subscribe to my channel and also press this bell icon. ये बहुत दिनों पहले की बात है। सोनापुर में एक वृद्धा अपने 5 जुड़वा बेटों के साथ रहती थी। पांचों लड़के एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते थे, मानो एक दूसरे का ही रूप हो। वृद्धा के 5 लड़के 5 गुणों से भरे थे। पहला बेटा सामू, जो कि तालाब का पानी पूरा का पूरा मुंह के अंदर भर सकता था, वो भी 7 मिनट के लिए। दूसरा बेटा रामू, जो कि अपना पैर बहुत लंबे कर सकता था। तीसरा बेटा जोधू, जिसका पीठ लोहे की तरह सख्त था। चौथे बेटे का नाम मधु था, उसे आग से कोई भी हानि नहीं पहुंचती थी। और सबसे छोटे बेटे का नाम था लालू, वो अपना सांस को पूरे 1 दिन के लिए रोक सकता था। पांचों भाई दिखने में एक जैसे ही थे, बस उनकी माँ भानुमति ही जानती थी इनमें से कौन कौन है। पांचों भाई आधी रात को मछलियाँ पकड़ने जाया करते थे। भाइयों सुनो, मैं तालाब का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता हूँ और तुम लोग जल्दी जल्दी मछलियाँ भरकर बाहर आ जाना। आप रोज रोज एक ही बातें क्यों करते हो भैया? क्या हमने कभी भी 1 मिनट का भी देरी किया है? हम तैयार हैं भैया। आज लालू की बारी है। छोटा भाई, तुम इस मछलियों को लेकर बाजार जाओ। ठीक है भैया। तुम्हें रोज रोज इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कहाँ से मिलती है? हमें बताओ तो, हमें क्यों नहीं मिलती? हाँ, तुम जरूर कोई जादू टोना करते हो ना? नहीं नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम रोज इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप लोगों को जानना है। तुम सुबह सुबह भोर में आना, मैं तुम्हें बड़ी मछलियाँ पकड़वा दूंगा। लालू ने घर जाकर सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर सामू तैयार हो गया। दूसरे दिन सारे मछुआरे तालाब किनारे हाजिर हो गए। बाकी चारों भाई आज नहीं आए थे। सुनिए, मैं 7 मिनट के लिए तालाब का पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप लोग 7 मिनट में जितना भी मछलियाँ पकड़ना है उन सबको पकड़ लीजिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं 7 मिनट से ज़्यादा अपने मुंह में पानी नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, तू चिंता मत कर। और मछुआरों के परिवार वालों ने राजा से सामू की शिकायत कर दी। सारी बातें सुनकर राजा ने सामू से कहा, क्या उनकी बातें सच है शामू? तुमने अपने मुंह से पानी बाहर छोड़कर इतने सारे लोगों को दबाकर मार डाला। हाँ, ये सच है महाराज, ये सच है। पर अगर मैं पानी नहीं छोड़ता तो फिर मेरा गला फट जाता और मैं मर जाता। मैंने उनसे बार बार कहा था कि मैं पानी को 7 मिनट से ज़्यादा अपने मुंह में रोक नहीं सकता, पर उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मजबूर होकर मुझे तालाब का पानी छोड़ना पड़ा और इसीलिए इस तरीके का घटना घट गई है महाराज। इतने सारे लोगों का मृत्यु का उत्तरदायी मैं तुम्हें ही मानता हूँ। तुम्हें तालाब का पानी में डुबाकर मारा जाएगा। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताओ। महाराज, जब मरना ही है तो मैं कोई भी विरोध नहीं करूँगा। बस
मरने से पहले एक बार मैं अपने माँ से मिल लेना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। भैया भैया, कल अब की जगह मैं जाऊंगा। अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी आप घर में आराम कीजिए। रामू तालाब में डूब के मरने के लिए आ गया। पूरे राज्य की प्रजा भी इस सजा को देखने के लिए आए थे। अरे ये क्या, तुमने तो कल लाल कमीज पहनी थी, आज नीली कमीज पहनकर क्यों आए हो? माँ का आदेश था महाराज। मैं अपने माँ का हर एक बात मानता हूँ। अब मैं आपका आदेश पालन करने जा रहा हूँ। महाराज, अलविदा। अलविदा महाराज। ये कैसे हो गया? पाँव में रबर लगा के रखा है क्या? तालाब का पानी तो शामू का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। लगता है वो कुछ जादू टोना जानता है। ये क्या शामू, तालाब का पानी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाया। अब तुम्हारा गर्दन मेरा जल्लाद काटेगा। बोलो बोलो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कल पूरी रात मेरी माँ रोई है महाराज। मैं बस जरा माँ को देख आऊँ महाराज। इसके अलावा मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब कल सुबह ही तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। भाइयों, आप लोगों को तो पता ही है मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा सख्त है। मेरी गर्दन काटते समय तलवार ही टूट जाएगी। कल भैया की जगह मैं जोधू जाऊंगा। बेटा, हर वक्त अपने कान खुले रखना, ठीक है? माँ, आप हमारे लिए परेशान मत होइए। ये हो क्या रहा है? मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। प्रजागण सुनिए, कल शामू को आग में जलाकर मारा जाएगा। महाराज महाराज, आग से मैं नहीं बच पाऊंगा, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसीलिए अंतिम बार मैं माँ से मिलकर आना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपनी माँ से मिलकर आखिरी बार के लिए उसके साथ रहकर आ जाओ। ये कैसे हुआ? आखिर ये क्या मामला है? पानी में डुबाया तो पैर लंबा हो गए, सर कटने गया तो तलवार टूट गए। ये शामू कोई जादू टोना जानता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये क्या, ये शामू को तो आग से कुछ भी नहीं हो रहा है। सुनो शामू, अब तुम्हें मिट्टी में दबाकर मारा जाएगा और यही होगी तुम्हारी सजा। दया करके मुझे आखिरी बार के लिए मेरी माँ से मिलने का अनुमति दीजिए महाराज। मुझे मेरी माँ का बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ठीक है, आखिरी बार के लिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। आज तुम अपने माँ से मिल लो, फिर कल सुबह ही तुम्हें मिट्टी में दफन कर दूंगा। भैया, मैं सांसें रोक कर रखूँगा। आप लोग रात में मिट्टी खोद के मुझे बाहर निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग ये राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएंगे। यही सही रहेगा। पर फिर भी बेटा लालू, अपना ध्यान रखना। माँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। महाराज, इसके अंदर जो भी भूत था उसे मैंने भगा दिया। अब अभी इसे मिट्टी में दबा सकते हैं।
आखिरकार अंत में पापी को सजा मिल ही गया। अब चलो सभी। उधर अंधेरे में माँ को साथ लेकर चारों भाई लालू के पास आया। वो लोगों ने मिट्टी को खोदा और लालू को बाहर निकाल लिया। फिर माँ भानुमती रो पड़ी और बोली, जिसके पास ऐसे 5 रत्न है उसे किस बात का डर है। हम कहीं और जाकर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। फिर रामू अपना पैर को लंबा करके अपनी माँ और चारों भाइयों को कंधे में बिठाकर लंबा लंबा कदम बढ़ाकर उस राज्य को त्याग कर दिया। पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में 3 भाई नोमान, अली और शान रहते थे। तीनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उन्हें मिलजुल कर कोई काम करना पसंद नहीं था। जब वो छोटे थे तो उनके अब्बू फौत हो गए। उनकी माँ खेती बाड़ी करके घर चलाती थी। तीनों बेटे भी अपनी माँ की मदद करते। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, मैं अब बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे तुम तीनों बहुत प्यारे हो। मरने से पहले मैं बस तुम तीनों को अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों के पास झोंपड़े की बजाय अच्छा घर हो जिसमें तुम तीनों भाई मिलजुल कर रहो। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? माँ की ये बात सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करें। बेटा, मैंने तुम तीनों से एक सवाल पूछा है। अपनी माँ की खराब तबीयत को देखकर अली बोलता है, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा हम ठीक वैसा ही करेंगे। बस आप पहले ठीक हो जाओ। अली का जवाब सुनकर माँ को सुकून मिलता है, लेकिन नोमान और शान को अच्छा नहीं लगता। वो घर से बाहर अली से कहते हैं, तुमने माँ से ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों एक साथ रहेंगे? और नहीं तो क्या, उम्मीद देने से बेहतर होता तुम हमारी तरह चुप रहते। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस माँ को ठीक होने दो, इस बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ सर खपाने का। हाँ हाँ, जो भी हो, किसी तरह की गलत फहमी ना डाल लेना अपने दिल में। मैं तुम दोनों के साथ कभी जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता, और ना ही मैं। तीनों भाई जल्दी से अपनी माँ के ठीक होने की दुआ करने लगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी माँ फौत हो जाती है। माँ के फौत होने के बाद तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। अली अपनी माँ से की हुई बात याद करता है और फिर अपने भाइयों के पास जाता है और कहता है, भाइयों, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम मिलकर कुछ काम करें जैसा माँ चाहती थी। सोचना भी मत, मैं ना तुम्हारे साथ ना नोमान के साथ काम करूंगा। माँ बस चाहती थी कि हम काबिल बने और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाएं। लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम सब मिलकर रहें। हम ऐसा तो कर सकते हैं ना? ये ख्याल दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। हाँ, वैसे भी मुझे खुद का घर बनाने में किसी की मदद नहीं चाहिए। अगले दिन तीनों भाई अपनी जमा पूंजी 3 हिस्सों में तकसीम करके अपनी अपनी राह चले जाते हैं। तीनों भाइयों को अब अपनी जमा पूंजी को समझदारी से खर्च करने और घर बनाने की फिक्र थी। मैं अपना घर बांस और भूसे का बनाऊंगा। ये मेरे लिए काफी फायदा रहेगा। ऐसे में मेरा घर भी जल्दी बन जाएगा और बाकी पैसों से जरूरत का सामान भी ले लूंगा। नोमान अपना घर बांस और भूसे से बनाने का सोच लेता है। दूसरी तरफ शान भी अपना घर बनाने के बारे में सोचता है। मैं अपना घर लकड़ी से बनाऊंगा। लकड़ी से बना हुआ घर ठंडा भी होगा और मैं आराम से सो पाऊंगा। और तो और
बचे हुए पैसों से आरामदायक गद्दा भी अपने लिए खरीद लूंगा। ऐसा सोचते हुए शान लकड़हारे के पास चला जाता है और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां खरीदता है। और तीसरा भाई अली एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचता है और फिर अपनी सारी जमा पूंजी लाल पत्थर और सीमेंट को खरीदने में लगा देता है। फिर उसके पास घर का बकिया सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। अली हिम्मत नहीं हारता और खेती बाड़ी करके पैसा जोड़ता है। कुछ वक्त के बाद अली अपना घर बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और अपना घर बनाना शुरू करता है। इसी दौरान नोमान और शान अपना अपना घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। कुछ महीनों के बाद अली भी अपना घर तैयार कर लेता है और बहुत खुश होता है। तीनों भाई अपने अपने घरों में सुकून से रह रहे होते हैं। एक दिन बहुत तेज तूफान आता है। तूफान आने की वजह से नोमान का बांस और भूसे से बना हुआ घर और शान का लकड़ियों से बना हुआ घर खराब हो जाता है। फिर दोनों दौड़ते दौड़ते अली के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि अली का घर वैसा का वैसा ही है। ऐसे बारिश में ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? नोमान और शान घर के अंदर जाते हैं। उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है। हमें माफ कर दो भाई, हमने अपने लिए घर तो बना लिया, लेकिन ये भूल गए कि घर को महफूज रखना भी बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा भाई? आखिर मुश्किल में अपने ही तो काम आते हैं, और तुम तो मेरे भाई हो। माँ भी तो हमेशा यही चाहती थी कि हम जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से तीनों भाई मिलकर अली के घर खुशी खुशी से रहने लगते हैं और मिलकर काम करते